नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में मैं एक ऐसी फैमिली का जिक्र करूँगा जिन्होंने एक नया मकान ख़रीदा था, मगर किन्हीं अजीब पड़ोसियों के कारण उन्हें वो मकान बहुत जल्दी खाली करना पड़ गया। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये आज से ज़्यादा समय पुरानी नहीं है, 2010 के दशक के आसपास की है। ये जो फैमिली की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इस फैमिली में जो हस्बैंड था उसका नाम था अंकित और इसकी फैमिली बहुत समय से ट्राई कर रही थी कि इनका कोई अपना मकान हो जाए। ये लोग किराए के मकान में रहते थे, इनका कोई अपना मकान नहीं था। तो बहुत समय से ये लोग ऐसा मकान ढूंढ रहे थे जो कि इनके पास जो अमाउंट है उसकी रेंज में हो, ज़्यादा महंगा ना हो और मकान भी अच्छा हो। बहुत समय से ये लोग मकान तलाश कर रहे थे, इन्हें मकान नहीं मिल रहा था। तभी क्या होता है, एक दिन अंकित एक ऐसी चाय वाले की दुकान होती है, इनके पास से थी घर के, वहीं पे चाय वाले की दुकान थी। तो वहाँ पे अंकित चाय पीने के लिए जाता है। चाय पीते पीते एक व्यक्ति आता है चाय पीने के लिए ही। बैठे बैठे ही अंकित और उस व्यक्ति की बातचीत शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति थोड़ा सीरियस था और वो अंकित को बताता है कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा मकान कहीं और है, यहाँ का मकान मुझे बेचना है। और वो व्यक्ति थोड़ा शांत था और थोड़ा सीरियस था, इसका नेचर था। लेकिन अंकित इस चीज़ पे बाद में जब ये सब किस्सा घट गया इनके साथ तब ध्यान देता है इस चीज़ पर, मगर उस समय नहीं देता। तो वो बंदा बताता है ऐसे कि मैं यहाँ पे मकान बेचने आया हूँ अपना, और मकान बेच करके मैं चला जाऊँगा क्योंकि मुझे कोई मतलब है नहीं इस एरिया में दोबारा आने का, और मेरा जितना भी काम है वो सब वहीं है जहाँ मैंने मकान ले रखा है, तो मुझे यहाँ का मकान बेचना है। तो अंकित उससे पूछता है कि कितने में बेच रहे हो अपना मकान, किस रेंज में बेच रहे हो। तो वो बताता है, जो भी अमाउंट बताता है वो अमाउंट अंकित के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। जितने अंकित पे पैसा था उसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रही थी। बस इस अंकित को जा कर के ये जांचना था कि मकान कैसा है। तो अंकित क्या करता है, वो जहाँ घर था उस व्यक्ति का वहाँ जाता है, बिना अपनी फैमिली के अकेले ही। वहाँ जाने के बाद अंकित देखता है कि मकान कैसा है। तो मकान बहुत बढ़िया होता है। ये समझ लीजिए इनके पास जितनी रेंज थी अमाउंट की उससे 5 गुना ज़्यादा भी पैसा देते तो वैसा मकान नहीं मिलता, ऐसा मकान था वो। और अंकित पहली बार में उस मकान को पसंद कर लेता है। मकान पसंद करने के बाद अंकित अपनी फैमिली को लेकर जाता है उस मकान को दिखाने के लिए कि भाई देख लो मकान कैसा है। फैमिली को भी बहुत पसंद आता है। अंकित के दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं उस मकान को देखकर कि पापा हम यहाँ रहेंगे। सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अंकित वो मकान खरीद लेता है। मकान खरीदने के बाद ये जो अंकित के बेटे हैं इनकी एक आदत थी, ये लोग छत पर पतंगबाजी बहुत करते थे। पतंग वगैरह उड़ाना होता है ना, वो बहुत करते थे। ये समझ लीजिए पूरे साल ही ये लोग लगभग, ये जो अंकित के बेटे थे ये पतंगबाजी करते रहते थे पूरे साल ही। तो ये लोग ऐसे ही छत पर पतंग उड़ाने जाते थे। तो एक दिन क्या हो गया, जब ये लोग शाम के टाइम में पतंग उड़ाते उड़ाते इन लोगों को, अंकित के जो बेटे थे उन्हें लेट हो गया बहुत ज़्यादा। यानी ये समझ लीजिए ये लोग 6 बजे तक जैसे घर में आ जाते थे वापस, ये लोग 6:30 7:30 बजे तक छत पर ही बैठे रहते हैं, पतंगबाजी करते रहते हैं। अंधेरा होता है तो अंधेरे में भी एक अलग तरीके की पतंग आती है चमकीली वाली, उसे उड़ाने लगते हैं क्योंकि रक्षाबंधन के आसपास का समय आ रहा था। ये जहाँ रहते थे वहाँ रक्षाबंधन पर पतंगें उड़ाई जाती थी। तो वहाँ ये लोग पतंगबाजी कर रहे थे बहुत सही से। तभी क्या होता है, ये जो अंकित के जो बेटे हैं इनमें से जो एक लड़का था इसका, उसे सामने की इनके घर के बराबर में एक छत थी, वहाँ पर औरतें बैठी हुई दिखती हैं। यानी कि वो जो इनके बराबर में इनसे सटी हुई एक छत थी घर की, तो वहाँ पे 4 औरतें एकदम झुंड लगा करके बैठी हुई थी, जैसे गुच्छे में बैठते हैं ना, एक ही तरफ मुँह करे हुए, एक बीच में एक चीज़ रखी हुई थी जिस पर मुँह करे हुए वो चारों औरतें उसे घूरे जा रही थी।
और उन्हें किस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अंकित के बच्चों को थोड़ी ये बात अजीब लगी, मगर वो लोग उस समय नीचे आ गए अपने घर में। घर में आने के बाद अंकित के जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि आज हमने छत पे ऐसे ऐसे देखा। बराबर में रहता कौन है, और उनके घर में ऐसे ऐसे छत पर 4 औरतें बैठी हुई थी और एक ही तरफ मुँह कर रखा था उन्होंने। ये चीज़ देखने के बाद में, ये सुनने के बाद में अंकित की जो फैमिली है, फैमिली में जो अंकित की जो वाइफ थी, वो अपने बेटों से कहती है कि अच्छा ऐसा तुमने देखा, तो ऐसा करती हूँ, अगर कल को भी तुम्हें दिखे तो मुझे छत पे बुला लेना, मैं देखूँगी भाई कर क्या रही हूँ। क्योंकि ये लोग जो क्या थे, थोड़ा जादू टोने में विश्वास करते थे। और वो ये सोचने लगती है, जो अंकित की वाइफ हैं वो ये सोचने लगती है कि कभी कुछ उल्टा सीधा तो ना कर रही हैं वो छत पर बैठ कर के। तो क्या करती हैं, अपने बच्चों से कह देती है अगर तुम दोबारा देखे तो मुझे बुला लेना छत पर। तो अगले दिन जब इनके बच्चे शाम के टाइम में छत पर पतंग उड़ाने जाते हैं, तो पतंगबाजी करते करते उन्हें एक बार फिर से वैसे ही लेट हो जाता और 7 साढ़े 7 बज जाते हैं उन्हें छत पर ही। छत पर उन्हें फिर से वो औरतें एक ही झुंड में एक ही जगह बैठी हुई 4 औरतें दिखने लगती उन बच्चों को। तो जैसा कि उन्होंने की मम्मी ने कहा था कि जब दोबारा दिखे तो मुझे बुला लेना, तो वो तुरंत अपनी मम्मी के पास जाते हैं, अंकित की वाइफ के पास, और कहते हैं कि मम्मी चलो ऊपर, वो ऐसी औरतें बैठी हुई हैं। तो मम्मी तुरंत छत पर आती है। छत पर आने के बाद वो जो बच्चों की मम्मी थी वो देखती है कि कर क्या रही है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो बोलती है कि उन 4 औरतों से, अरे भाभी भाभी सुनो, क्या कर रही हो, ये कौन सी पूजा कर रही हो, क्या कर रही हो छत पर। 4 औरतों से ऐसे कहती है, भाभी सुनो तो सही, भाभी सुनो तो सही, ऐसा कहती है। थोड़ी देर तक तो कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन एकदम से क्या होता है, ये ऐसा चीख रही होती, तभी उन 4 में से एक औरत उठती है, खड़ी होती है, और वो ज़मीन से थोड़ी उठी हुई होती है, यानी कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं आ रहे। तो वो एकदम से वो ये जो अंकित की वाइफ है इनके पास आ जाती है, बिना कदम बढ़ाए हवा में बहुत स्पीड से, और आके कहती है अपना काम कर, तुझसे हमें मतलब नहीं और हमें छेड़ मत, ऐसा कहती है। और वापस अपनी जगह जाकर जहाँ पे बैठी हुई थी वहीं बैठती है, उसी जगह घूटने लगती है। और वो जो औरत थी, इसके पैर हवा में थे और उसकी जो आंखों की पुतलियाँ थी वो उल्टी थी, यानी उसकी आंखें पूरी वाइट थी। और जैसे ही ये सीन जो अंकित की वाइफ देखती है, और वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर अपने घर में सीधे छत पर कुंडी लगाती है और नीचे भाग जाती है। नीचे भागने के बाद वो पूरे टाइम जब तक अंकित घर में नहीं आता, वो ऐसे ही एक कमरे में अपने बच्चों को साथ बैठा करके बैठी रहती है। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी इस चीज़ को देखकर। थोड़ी देर बाद क्या होता है, अंकित वापस घर पे आता है। अपने घर पे आने के बाद अंकित से सारी बात ये शेयर करती है। अंकित की वाइफ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। पहली बार तो अंकित विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, अंकित कहता है कि भाई चलो तुम्हें इतना हो रहा है तो चलो मैं चेक करता हूँ छत पे जा कर के। तो उसकी वाइफ रोकती है कि नहीं तुम मत जाओ, और वो मैं तुम्हें सच कह रही हूँ तो मेरी बात झूठ क्यों समझ रहे हो, और मैं जो कह रही हूँ वो सच है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ है बराबर वाले घर में। तो क्या करते हैं, अंकित क्या करता है, ये जो औरतें हैं 4 बैठी हुई थी छत पर, इन्हें देखने के लिए छत पे जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि देखो मैं पूरी तरीके से छत पे जाऊंगा नहीं और उन्हें टोकूंगा नहीं, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे वाकई में कोई बैठा हुआ है, कभी तुम लोगों को वहम हो गया। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं हमें वहम नहीं हुआ है और वाकई में कोई बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अंकित जिद करके कहता है कि मैं जाऊँगा। तो अंकित छत की तरफ को जाता है। छत पे जाने के बाद अंकित बराबर वाली छत पे छुप करके देखता है कि क्या हो रहा है। तो वाकई में वहाँ पे 4 औरतें ऐसी बैठी हुई थी और एक ही जगह ऐसे करके कुछ बड़बड़ा रही थी, और उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो अंकित को दिखती हैं। अब अंकित तुरंत वापस अपने घर में आ जाता है बिना उन्हें टोके, और सीधे अपने घर में आ जाता है और अपनी वाइफ की बात को सच मान लेता है कि बोले भाई सच हुआ है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब अगले दिन देखते हैं क्या करना है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये लोग सोचते हैं कि बराबर में जाकर के बात करी जाए कि उनके घर में क्या है बवाल, मगर इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती अपने घर के बराबर में जाने की, बात करने के लिए कि एक छत पर तुम्हारे क्या हो रहा था। ये लोग फाइनली डिसाइड ये करते हैं कि अब हम अपनी छत पर नहीं जाया करेंगे, जो भी काम करना है घर के अंदर ही करेंगे, आंगन में करेंगे, छत पर नहीं जाएंगे, वरना कुछ गलत हो गया बच्चों के साथ तो और बुरा होगा।
ये लोग ये फैसला करते हैं कि छत पर नहीं जाना। इनके बच्चे जिद भी करते हैं कि हमें पतंग वगैरह उड़ानी होती है, तो ये लोग कह देते हैं अपने अंकित और उसकी वाइफ के तुम्हें दूसरे घर में हम तुम्हें भेज देंगे, हमारे रिश्तेदार उनके यहाँ भेज देंगे, वहाँ जाकर पतंग उड़ा लेना, यहाँ मत उड़ाना छत पर, और यहाँ छत पर अब कोई नहीं जाएगा। ये लोग अपनी छत की साइड में ताला लगा देते हैं। अब 2-4 दिन बीतता है। 2-4 दिन के बाद में क्या होता है, इनके जो पड़ोसी थे जिनकी छत पर इन्हें ये सब दिखा था, वो पड़ोसी इनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो इनसे कहते हैं कि अरे भाई साहब, आपने तो बात ही नहीं करी, आप नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हो, आओ हम भी यहाँ पे कुछ समय से ही रहने आए हैं, हमें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-4 साल हुए हैं यहाँ पे रह गए, बहुत पुराना मकान नहीं है हमारा भी ख़रीदा हुआ, और आपने हमसे मिला नहीं, आइए आज शाम को आ जाइए घर में, और हमने ऐसे ही छोटा मोटा फंक्शन रखा है, आ जाइए। अब अंकित और अंकित की वाइफ ये लोग ये बात सुनते हैं। इन्हें बड़ा अजीब लगता है कि वैसे तो उनकी छत पर ये सब आत्माएं घूम रही हैं और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं हमसे। इन लोगों की बात समझ में नहीं आती। फ़िलहाल ये कह देते कि ठीक है हम आएंगे। घबराए वैसे तो ये लोग होते ही, अंकित और उसकी वाइफ, ये लोग ऐसे ही कह देते कि हाँ ठीक है हम आ जाएंगे। तो शाम के टाइम में इंतज़ार करते हैं, शाम का टाइम होता है। ये लोग अंकित और अंकित की वाइफ ये इंतज़ार करते हैं और ये फैसला लेते हैं फाइनली कि भाई हम नहीं जाएंगे बराबर में, कोई भी बहाना बना देंगे कि हमें बुखार है, बीमारी है, और जाएंगे नहीं, क्या पता क्या जादू टोने वाले लोग हों, कुछ उल्टा सीधा कर दें हमारे साथ। अब शाम का टाइम आता है। शाम के टाइम में इन्हें आवाज़ आती है अपने घर के बराबर में से कि पार्टी वार्टी हो रही है, जैसे बहुत छोटा मोटा फंक्शन सा हो रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगती है। तो ये लोग सोचते हैं कि इनके बराबर में फंक्शन शुरू हो गया। थोड़ी देर में ये लोग सोचते हैं कि शायद वो लोग नहीं आएंगे हमें बुलाने और फैमिली फंक्शन हो गया, ऐसे ही कह दिया होगा। मगर थोड़ी देर बाद ही इनका दरवाज़ा खटखटाता है, अंकित और इनकी वाइफ का। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में ये लोग बाहर दरवाज़ा खोलते हैं तो इन्हें बाहर वही दिखते हैं पड़ोसी, ये जो इन्हें बुलाने आए, इनके पड़ोसी जो हैं। तो जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वो इनसे कहते हैं अरे भाई साहब आप आए नहीं, और भाभी जी को लेकर आइए और बच्चों को लेकर आइए, क्या हो गया, फंक्शन है, क्या परेशानी आने में। तो ये लोग कहते कि नहीं वो बीमारी हो रही, बीमारी का बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, खाना पीना मत कुछ, बस बैठे रहना हमारे यहाँ करके, आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, पड़ोसी होते हैं। और बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं इनके साथ, जैसे कि कोई बात ही नहीं हो, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति करता है। जादू टोना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पड़ोसी हैं इनके, वो उनको ले करके अपने घर में पहुँच जाते हैं और इन्हें घर में ले जा करके नॉर्मल बैठा देते हैं और नॉर्मल फंक्शन होने लगता है। अब फंक्शन होते होते तभी क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो इनकी फैमिली में जो बड़ा पड़ोसी थे इनके घर में कोई बच्चा नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी जो छत का एरिया है ना इनका, वहाँ पे वैसे तो बहुत पतले से जीने थे और उसे बंद ही रखते थे। यानी कि उनका छत पे अगर जाना होता था तो दिन में कपड़े सुखाने के लिए और दिन ही दिन में उतार लाते थे। जिन पड़ोसियों के फंक्शन में गए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो उनके घर में अगर कोई भी कपड़े वपड़े सुखाने का काम होता तो वो दिन ही दिन में कर लेते थे। शाम के टाइम में वो कभी भी अपनी छत पर नहीं गए थे। उन्हें छत के बारे में अपने कुछ पता ही नहीं था। यानी कि पहली बात तो मैंने आपको बताया होगा कि 3-4 साल ही हुए थे उन्हें भी वो मकान खरीदे हुए, वो भी कोई बहुत नए पुराने नहीं थे, नए ही थे उस एरिया में। तो उन्हें भी पता नहीं था कि उनके छत पर आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसे ही कुछ खटर पटर सी आवाज़ आती है इनके जो छत है वहाँ पर, जो पड़ोसी हैं उनकी छत पर। तो कोई छत पे जाने लगता है इनकी फैमिली में से ही, पड़ोसियों के। तो अंकित उसे रोक लेता है कि अरे छत पर मत जाओ, तुम्हारी छत पर ऐसे ऐसे औरतें बैठी रहती हैं। एकदम से अंकित के मुंह से ये बात निकल जाती है, क्योंकि अंकित को इतना बात समझ में आ गई थी कि ये जो पड़ोसी हैं ये इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि इनकी छत पर कौन रहता है, इस बारे में इनको पता नहीं है। तो अंकित कहता है कि बोले छत पर मत जाओ, तुम्हारी छत पर ऐसे ऐसे औरतें बैठी रहती हैं। तो पड़ोसी पूछते हैं कौन सी औरतें बैठ गई हमारी छत पर। तो अंकित सारा किस्सा जो घटित हुआ कि वो औरत आई ऐसे ऐसे और सब कह देता है पड़ोसियों से। पड़ोसी विश्वास ही नहीं करते कि ऐसे कैसे हमारी छत पर कोई रहती है और हमें पता ही नहीं है, इतने समय से हमें 4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और ऐसे कैसे हो सकता है। तो अंकित कहता है कि जा कर के चाहो देख लो, औरतें ज़रूर होंगी और मेरी वाइफ को डरा दिया उन्होंने और ऐसे ऐसे हुआ, कल ही हुआ हमारे साथ कांड।
तुम्हारी छत पर औरतें ज़रूर होंगी, ऐसा अंकित कहने लगता है। तो वो जो पड़ोसी हैं वो छत पर जाते हैं। उनमें से कोई, मतलब उनकी जो परिवार वाले हैं उनमें से कोई एक छत पर जाता है। छत पर जाकर के वो देखता है कि कोई छत पर हो, इस चीज़ को झांकता है। तो झांकते उसे जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसे 4 औरतें बैठी हुई दिखती हैं और वो ऐसी एक जगह पर घूर रही होती हैं। और ये चीज़ जैसी वो देखता है वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसे डर लगता है क्योंकि वो जो पड़ोसी थे उनकी फैमिली का नहीं था, जो फंक्शन थे ना उनमें से कोई आया हुआ था। तो वो वहाँ से भाग लेता है, तुरंत नीचे आ जाता है और कहता है कि हाँ 4 औरतें बैठी हुई हैं। तो जो वहाँ रहते थे, जो पड़ोसी थे, कहते हैं अरे 4 औरतें कैसे बैठ गई, ऐसे कैसे, क्या चक्कर है। वो विश्वास खुद को दिलाने के लिए वो ये बात कहता हुआ और जीने चढ़ के वहाँ पहुँच जाता है छत पर। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है एकदम से उन 4 औरतों में से एक औरत उसके सामने आ जाती है उड़ती हुई, जैसे पर अंकित की वाइफ के सामने आई थी। और एकदम से जैसी वो आती है और उससे यही कहती है कि तुम लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है और तुम्हें क्या है जो हम लोगों का बेड़ बेड़ छेड़ रहे हो, और अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहती है, वापस वहीं जा कर के तुरंत बैठ जाती है उसे पूजा करने के लिए। और उसकी आंखें उल्टी भी होती हैं, यानी जैसे उन्होंने बताया था अंकित की वाइफ ने कि उसकी सफ़ेद आंखें थी, मतलब पुतलियाँ चढ़ी हुई थी आंखों की, और वो हवा में भी थी, इस तरीके से रहती। वैसा ही जो पड़ोसी उनमें से एक को दिख जाता है और जैसे ही उसे ये दिखता है वो तुरंत वहाँ से भाग लगाता है, भाग कर नीचे आता है और दरवाज़ा लगा देता है तुरंत छत का। और उसके बाद में कहता है अंकित से कि अरे आप सही कह रहे थे, ऐसा क्या चक्कर है छत पर। अब तो भैया ये तो ये बहुत बुरा लकड़ी हो गई, अगर हमें पहले पता होता हम तो ये मकान लेते ही नहीं। वो ये कहता है अंकित से, तो अंकित कहता है कि अब क्या करें। तो फिलहाल फाइनल ये होता है कि अंकित अपने घर में वापस आ जाता है। अंकित का ये प्लान हो जाता है कि चलो अब तक हमें ये मकान बिक नहीं रहा और दूसरा मकान खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ये मकान अभी भी ख़रीदा है हमने, तब तक हम इसी मकान में रहेंगे और छत का दरवाज़ा बंद रखेंगे। और जो इनके जो पड़ोसी हैं वो क्या करते हैं, वो उस मकान को उसी दिन खाली कर देते हैं। मतलब वो जो रात ख़त्म होती है पार्टी वाली, उसके अगले दिन ही वो मकान खाली कर देते हैं और उसके बाद में कहीं दूर जा कर के किराए पर रहने लगते हैं। अब इस किस्से को ये समझ लीजिए 10-12 दिन बीत जाते हैं। 10-12 दिन बीत जाने के बाद अंकित के जो ये पड़ोसी थे, ये एक ऐसे ही इनके घर के पास एक मंदिर था, वहाँ पे जाते हैं ये प्रसाद चढ़ाने के लिए मंगल का। ये वहाँ मंगल के मंगल जाया करते थे और इनकी उस वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी अच्छी थी बातचीत, मंगल के मंगल जाया करते थे। तो अब की बारी जब मंगल को जाते हैं, जो ये अंकित के पड़ोसी हैं, इनमें जो आदमी थे उसका नाम मैं फॉर एग्जांपल रख ले रहा हूँ, जैसे सुमित रख ले रहा हूँ, क्योंकि अब उनका ही ज़्यादा जिक्र होगा, अंकित का कम होगा। तो ये जो सुमित हैं, ये जिस मंदिर में जाया करते थे उस मंदिर में ये लोग ये जाते हैं, ये हर मंगल को बड़ी खुशखुशाल जाया करते थे। मगर जब इतना सारा कांड घट गया था इनके साथ, ये 4 साल से जिस मकान में रह रहे थे वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, यानी जब पता चल जाता है तो ये लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत टेंशन में होते हैं, सुमित भी। तो सुमित जब मंदिर जाते हैं तो ये उस दिन दुखी होते हैं। तो वहाँ के जो पंडित जी हैं उस मंदिर के, वो सुमित से पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, बड़े टेंशन में लग रहे हो आज सुमित, और पिछले मंगल को आए भी नहीं थे तुम, इस मंगल को आए हो तो बड़े टेंशन में हो, क्या कोई बात हो गई क्या। तो सुमित बिना हिचकता हुआ और बिना ये सोचता हुआ कि नहीं बताऊँगी, नहीं, जो पंडित जी हैं उन्हें सारा किस्सा बता देता है कि ऐसे ऐसे पड़ोसियों ने बताया और हमारी छत पे ऐसा ऐसा हो रहा है, सारा किस्सा बता देता है सुमित। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। तो सुमित कहता है कि अरे पंडित जी आप तो मंदिर के पंडित हो, मैं तो तांत्रिक को बताऊंगा इन सब चीज़ों के लिए, आपको क्या बताऊंगा। तो जो पंडित जी वो कहते हैं, बोले बेटा बता तो सही, अब तांत्रिक ही थोड़ा ना भूत भगाते हैं, पंडित भी तो भगा सकते हैं। चलो ठीक है, अगले मंगल को मैं ही पहुंचूंगा तुम्हारे घर पर, देखता हूँ क्या है। तो सुमित कहता है अरे पंडित जी मत जाओ, बहुत बड़ी लकड़ी है, आप पंडित छोटे मोटे हो पंडित हो, आप मंदिर संभालते हो, वहाँ बहुत बड़ी लकड़ी है हमारे घर में और ऐसे ऐसे 4 औरतें हैं और आंखें वहाँ की चढ़ी हुई उनकी बहुत ख़तरनाक है, और वो दिन में नहीं दिखती, केवल रात को दिखती हैं और पता नहीं कहाँ से आ जाती, कुछ पता नहीं है उनका। तो वो पंडित जी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम
इस चीज़ को छोड़ो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, तुम मुझे बस मैं इतना एहसान कर दो कि मुझे मंगल के दिन अपने घर में आने देना। तो सुमित कहता है, अरे पंडित जी ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, एहसान वहसान किया, आप तो आपका तो घर है, आप जब मर्जी आओ, ऐसा सब कहता है सुमित। और फाइनली ये हो जाता है कि बोले भाई पंडित जी मंगल के दिन पहुँचेंगे घर पे। अब सुमित अपने घर में आके सारी बात बताता है। जब ये सारी बातें घट रही थी, पंडित जी से बातचीत की और इस चीज़ की कि पंडित जी ऐसे ऐसे मंगल को आने वाले हैं, ये सब बातें जब घट रही थी तो इस विषय को जो सुमित है वो अंकित को भी बता देता है कि ऐसे ऐसे पंडित जी कह रहे हैं कि छत पर मुझे लेके चलना मंगल के दिन। तो अब फाइनल ये हो जाता है कि बोले भाई पंडित जी मंगल को आएंगे। अब इतने दिन के नॉर्मल कटते हैं, मंगल तक के, मंगल से अगले मंगल तक के नॉर्मल कटते, कोई खास नहीं होता इनके साथ। तो जब दोबारा मंगल आता है तो ये जो सुमित है ये पंडित जी को लेकर के अपने घर में आता है। घर में आने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा है इस घर में या तुम्हारी वाइफ वगैरह, उन सबको घर से निकाल दो इस समय, घर में किसी को मत रखना, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका खून कमज़ोर हो, उसे सबको निकाल दो और केवल तुम रहोगे इस घर में और कोई नहीं रहेगा। तो सुमित कहता कि चलिए ठीक है, जैसा आपको पंडित जी। तो सुमित को लेकर के पंडित जी घर में आते हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं, जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर एक सफ़ेद सी कुछ इनके पास भभूत थी पंडित जी के पास, वो लगा देते हैं एक लाइन की तरह से, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मण रेखा से ही अच्छा समझ जाओगे, लक्ष्मण रेखा टाइप की होती है, उसे लगा देते हैं जैसे कोई निकल नहीं पाए इसमें से, घर में से, ऐसा पंडित जी लगा देते हैं। उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि वो जो औरतें हैं कब दिखती हैं। तो सुमित बताता है कि वो बस 1-2 घंटे में दिखना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब पंडित जी पूछते हैं, बोले मतलब शाम के टाइम में दिखती हैं जब वक्त मिलते हैं दोनों। तो सुमित कहता है, बोले हाँ। तो पंडित जी कहते हैं, बोले जिस समय दिखनी शुरू होती हैं उसी समय मुझे छत पर भेजना, और एक बात समझ लो, अगर ऊपर से छत पर से तुम्हें कितनी भी कोई भी आवाज़ें आएँ कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ या मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम छत पर मत आना और बाकी मुझ पे छोड़ना। और छत पर आने को भी मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ कि तुम्हारा दिल कमज़ोर है, अगर तुमने कुछ देख लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, ये तो नहीं होगा कि तुम्हें कुछ हो जाए, मगर तुम्हारे दिमाग में बैठ सकती है जो तुम देखोगे अगर तुमने छत पर आ गए तो मेरी आवाज़ से, क्योंकि वो तुम्हें भगाने की कोशिश करेगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी मेरे होते हुए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तो सुमित कहता है कि अरे पंडित जी जैसा आप कहो, तुम छत पे आने की बात कर रहे हो, आप मुझसे कहो मैं घर में ना घुसूँ। सुमित ऐसे कहता है। और उसके बाद में सुमित कहता है, बोले मैं पंडित जी मैं छत पर नहीं आऊँगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा। अब 6 बजते हैं, मतलब 7 बजते हैं, 6, 6:30 और 7 के बीच में जब अंधेरा होता है उसी समय ये सब दिखनी शुरू हो जाती थी। तो 6:30-7 बजते हैं। उस समय पंडित जी कहते कि बोले सही है, अब मैं छत पर जा रहा हूँ। अब पंडित जी थोड़ा सा कुछ भभूत थी इनके पास, वो अपने हाथ में मलते हैं, उसके बाद में एक कलावा हाथ में पहनते हैं और वो पहन करके छत पर पहुँचते हैं। छत पर जैसे ही पंडित जी दरवाज़ा खोलते हैं, वो चारों औरतें वैसे ही बैठी हुई होती हैं बिना किसी चीज़ को छेड़ते हुए। उसके बाद में जो पंडित जी हैं वो उन्हें देखते हैं, मतलब छत के ओर बढ़ते हैं उनकी तरफ। तभी उनमें से एक औरत जैसे उठती थी, वो पंडित जी के पास आती है और उनका गला पकड़ लेती है। ये पंडित जी ने बाद में बताया था सुमित को। तो वो सीधे पंडित जी का गला पकड़ लेती है। तो पंडित जी कहते हैं कि देख, मेरे पे तेरे गले पकड़ने का कोई असर नहीं होगा, तो पूरी जान लगा दे, मेरा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जैसे ये कैसा करती है पंडित जी, उसका ऐसी जगह गला होता है, वो गला होता है उस जगह पे पकड़ लेते हैं। और गला पकड़ने के बाद में पंडित जी कहते हैं कि देख, मुझे तो नहीं हुआ दर्द, लेकिन अब तुझे बहुत दर्द होगा अगर तूने ये पूजा अभी नहीं रोकी। तो जैसे जैसे पंडित जी बात कर रहे थे तो वो धमकी देने लगती है कि तू देख तेरे परिवार का क्या करूँगी, और उल्टा सीधा पंडित जी से बोलने लगती है। तो पंडित जी कहते हैं कि डर में ऐसी बातें निकलती हैं मुझसे, अब तुझे डर का एहसास कराऊंगा। तूने बहुत इन बच्चों को परेशान करा ना, तुमने और तीनों ने जो अभी भी बैठी हुई है पूजा पे, बहुत परेशान कराना इन बच्चों को, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी। तो अब मैं तुम्हें दर्द का एहसास कराऊंगा। और पंडित जी कुछ ऐसा करते हैं जो दबाते चले जाते हैं उसके गले को।
तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं चली जाऊँगी यहाँ से, चली जाऊँगी, छोड़ दो, चिल्लाने लगती है। वो चारों औरतें एक एक करके पंडित जी के पास आने लगती हैं, जैसे एक स्पीड से आई थी। मगर वो औरतें पंडित जी का गला नहीं पकड़ती, क्योंकि इतना उन्हें समझ में आ गया था कि इनको कुछ नहीं होगा, इन पंडित को, और ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं। तो वो माफ़ी मांगने लगती है पंडित जी के पैरों में गिरकर, वो सभी औरतें। और एक को, उन तीनों, वो चारों में से एक को पंडित जी ने गला पकड़ रखा था, जिसको तकलीफ दे रहे थे पंडित जी। और पंडित जी कहते हैं कि ऐसा है कि तुम पहले एक बात बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुमने इस घर को क्यों चुना है? तो वो औरतें कहती हैं कि हमने बस इस घर को इसलिए चुना है क्योंकि हमारे को किसी ने पूजा करने के लिए एक ऐसा घर बताया था जिसमें कभी भी किसी को मृत्यु नहीं आई हो, जहाँ पे कोई भी कभी मरा नहीं हो। ऐसा घर इस पूजा के लिए बताया था हमको, इसलिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। ऐसा घर था ये। तो पंडित जी कहते हैं कि मतलब यहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई है अभी तक, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो वो डायने ही थी, वो एक तरीके से बता दे रहा हूँ मैं आपको, डायनों के रूप में कहता हूँ उनको। तो वो डायने कहती है कि हाँ, हम इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पर, बाकी हमारा कोई काम नहीं है, हमारी जब पूजा ख़त्म हो जाएगी हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि एक बात बताओ, ये तुम यहाँ जो पूजा कर रही हो और लोगों को डरा रही हो, क्या इसकी भी अनुमति मिली है तुम्हें? यहाँ केवल पूजा के लिए कहा था तुमसे? तुम्हें पूजा के लिए एक ऐसी जगह चुननी थी जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हो, ये नहीं कि किसी का घर चुन लेना था तुम्हें जहाँ पे लोग रह रहे हों। ऐसा कहते हैं। तो वो जितनी भी डायने थी वो सब पंडित जी से इस बीच में माफ़ी मांगने लगती हैं, बहुत ज़्यादा झिझकने लगती है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ क्या कहते हैं, इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा वो कहने लगती है पंडित जी से। तो पंडित जी उन्हें फाइनली माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हें यहाँ तो मैं रहने नहीं दूँगा, और तुम ये भी जानती हो कि अगर तुमने मुझसे ज़्यादा इस समय बदतमीजी करी या कुछ भी गलत ऐसा करा तो मैं तुम्हें एक ऐसे चक्र में बांध दूँगा कि जहाँ से तुम कभी नहीं निकल पाओगी, वहीं बंदी रह जाओगी हमेशा के लिए। तो पंडित जी उनसे कहते हैं कि ऐसा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ ऐसा हो जाओ कि तुम किसी को दिखाई मत दो और तुम मेरे साथ चलना, और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिलवाऊंगा जहाँ पर तुम्हें कोई इस पूजा में परेशान नहीं करेगा और तुम अपनी पूजा संपन्न कर पाओगी। उसके बाद में तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को परेशान नहीं करोगी, और अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सज़ा दूंगा जो कि तुमने सोची भी नहीं होगी। जितना परेशान तुमने इन लोगों को नहीं करा होगा, मैं उससे ज़्यादा परेशान तुम्हें करूँगा, ऐसा पंडित जी कह देते हैं। तो वो जितनी भी डायनें थी वो सब पंडित जी से माफ़ी मांगने लगती हैं। तो पंडित जी कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। पंडित जी जिस डायन का उन्होंने गला पकड़ रखा था उसे छोड़ते हैं। उसके बाद में उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और किसी को दिखना मत। जब पंडित जी उस छत से नीचे उतरने वाले होते हैं तो उससे पहले ही जो सुमित है उससे कह देते हैं पंडित जी कि तू दूसरे कमरे में जा और जा करके अपना दरवाज़ा लगा ले और बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। तो सुमित तुरंत जा करके और दरवाज़ा लगा लेता है और बाहर नहीं निकलता, और पंडित जी इस बीच उन डायनों को अपने साथ लेकर के घर से बाहर आ जाते हैं। घर से बाहर आने के बाद रास्ते में ही एक आदमी मिलता है जो कि पंडित जी को जानता था। वो पंडित जी को ऐसे जैसे नमस्कार करते हैं इस तरीके से टोकता है, तो वो जैसे ही वो कुछ बोलता है उसे वो जो डायन पंडित जी के पीछे चल रही थी वो दिखने लगती, तो वो एकदम से घबरा जाता है कि अरे पंडित जी क्या लेके जा रहे हो अपने पीछे। तो पंडित जी कहते हैं कि चुप रहे, कुछ मत बोल, ऐसे इशारे में कर देते हैं। तो पंडित जी, वो आदमी डर जाता और पिछड़ जाता। तो उसके बाद में पंडित जी उन डायनों को लेकर के अपने साथ जाते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह दिलाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई परेशान ना करे और वो अपनी पूजा संपन्न कर सकें जो उन्हें करनी है। क्योंकि उनकी कोई पूजा होती है जो उनके देवता उन्हें देते हैं कि उसे ख़त्म करने के बाद उन्हें आज़ादी मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा। तो डायने उस पूजा को पूरा करना चाह रही थी। तो पंडित जी उन्हें उस पूजा को पूरा करने के लिए जगह दिलवा देते हैं, और जगह दिलवाने के बाद उन डायनों से वादा भी ले लेते हैं कि अगर तूने दोबारा किसी को परेशान करा और यहाँ से कभी गई तो मैं तुझे सज़ा दूंगा और तुझे एक ऐसे चक्कर में बांध दूंगा तुम चारों को कि तुम उससे कभी नहीं निकल पाओगी। ऐसा पंडित जी वादा ले लेते हैं और उन्हें एक चीज़ से बांधे जाते हैं और ये भी कह देते हैं कि तुम अब इस जगह से भी नहीं निकल पाओगी जब तक तुम अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लोगी।
ये बात कह करके पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और वापस सुमित के घर में आते हैं। जब पंडित जी वापस सुमित के घर में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सुमित अभी तक उसी कमरे में बंद है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकला जब से पंडित जी ने कही है। तो पंडित जी सबसे पहले जाकर के सुमित का दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद में सुमित तुरंत पूछता कि अरे पंडित जी, छत पे क्या हो रहा था? क्या मुझे इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे आप मुझे बुला रहे हो, चिल्ला रहे हो छत पर, ये सब आवाज़ें आ रही थी, हुआ क्या था ऊपर? तो पंडित जी सारे किस्सा बताते हैं उसे कि ऐसे ऐसे बात हुई और ऐसे ऐसे वो कह रही थी और ऐसे ऐसे मैंने करा और अब मैं उन्हीं डायनों को छोड़ कर आ रहा हूँ। ये सब सुमित को बताते हैं। तो सुमित बहुत चौंक जाता है। खैर उसके बाद में सुमित पूछता पंडित जी से कि पंडित जी, अब तो सब ठीक है, अब तो वो दोबारा नहीं आएंगी? तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, अब वो दोबारा नहीं आएंगी। अगर वो दोबारा आई तो तुमसे ज़्यादा कष्ट उन्हें होगा, चिंता मत करो। ये बात कहने के बाद पंडित जी कहते हैं कि चलो अब मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। तो सुमित उनके पैर छूता है और सुमित को इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पंडित जी इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो और ज़्यादा जो पंडित जी हैं उनसे कनेक्शन सुमित का अच्छा हो जाता है। उसके बाद में ये जो सुमित की फैमिली है ये वापस से अपने उसी घर में आकर के रहने लगती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। और रही बात अंकित की, तो सुमित अंकित को ये सारी घटना जो पंडित जी ने करा ये बता देता है और उसके बाद में अंकित से सुमित कह देता है कि बोले भाई, अब तुम भी अपनी छत पर नॉर्मल जा सकते हो और कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ठीक कर दिया पंडित जी ने। धीरे धीरे करके इन लोगों का भी उस किस्से से डर ख़त्म हो जाता है और इनकी दोनों की फैमिली नॉर्मल हो जाती है। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और इसके अलावा अगर आप ऐसी ही कहानी और भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।